हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का मेरठ दौरा, 1857 के क्रांतिवीरों को किया नमन। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में की रोजगार गारंटी रैली। स्मृति उपवन में की महारैली, जनता से भी किया संवाद। हादसे के बाद भीड़ को लेकर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर उठे सवाल। दर्शन का तरीका बदलने पर हो रहा विचार। कल भगदड़ के बाद भी शुरू हुई थी यात्रा। हरियाणा के भिवानी जिले में चट्टान खिसकने से 4 लोगों की हुई मौत। अब भी फंसे हैं कई लोग, बचाव कार्य जारी। हरियाणा में लौटा पाबंदियों का दौर। 5 जिलों में बंद हुए स्कूल कॉलेज, थिएटर पर भी लगे ताले। सीएम मनोहर ने बुलाई बैठक। बढ़ते अब खबरों की ओर। पीएम मोदी मेरठ दौरे पर है। इस दौरान मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उन्होंने शिलान्यास भी किया। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री का चौथा मेरठ दौरा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले साल 2014 के चुनाव में उन्होंने पश्चिम की पहली चुनाव रैली मेरठ में ही की थी। यहां से उन्होंने मेरठ, सहारनपुर समेत मुरादाबाद मंडल की 71 विधानसभा सीटों को साधा था। इसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी मेरठ आए थे। उनकी दूसरी रैली भी शताब्दी नगर में हुई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो तीसरी बार मेरठ में आए। यहां मोदीपुरम में सेवाया टोल के पास उन्होंने रैली को संबोधित किया था। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में नए साल के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बयान में कहा कि शनिवार की भगदड़ तीर्थ यात्रियों के 2 समूहों के बीच झगड़े के कारण हुई। बोर्ड ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि महामारी के मद्देनजर 50,000 की क्षमता के मुकाबले केवल 35,000 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी गई थी। घटना के करीब 1 घंटे के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन की अनुमति दे दी गई और यात्रा बाधित नहीं हुई है। शनिवार को करीब 27,000 श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। इसी बीच घटना की जांच के लिए गठित जांच कमेटी के सदस्य शनिवार शाम को भवन में घटनास्थल पर गए और उन्होंने घटना की जानकारी हासिल की। नए साल पर हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने के बाद हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अभी भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। आज एनडीआरएफ और आर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भिवानी के डाडम इलाके में पहाड़ों के नीचे खनन चल रहा था। पहाड़ खिसकने से 6 गाड़ियां जमीन में धंस गई। जिस तरीके से जेसीबी मशीन चकनाचूर हो गई, उससे इस खतरनाक हादसे की भयावहता को समझा जा सकता है। यह हादसा कल सुबह 8:30 बजे के आसपास हुआ था। लोगों के दबे होने की आशंका से अब भी राहत कार्य जारी है। आशंका इस बात की भी है कि पहाड़ों से और भी चट्टानें गिर सकती हैं, जिससे नया हादसा हो सकता है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि हादसे के पीछे घोटाला है। ड्रग्स मामले में फरार चल रहे अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की पहली तस्वीर सामने आई है। बिक्रम सिंह मजीठिया नए साल के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकते हुए दिखाई दिए। यूथ अकाली दल ने अपने फेसबुक पेज पर बिक्रम सिंह मजीठिया की तस्वीरें शेयर की है। पंजाब पुलिस लगातार बिक्रम सिंह मजीठिया की तलाश में छापेमारी कर रही है। ऐसे में अकाली दल ने बिक्रम सिंह मजीठिया की स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें शेयर करके सीधा पंजाब पुलिस को चैलेंज कर दिया है। 5 जनवरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होने वाली है। कोरोना का कहर एक बार फिर से देश में देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में मिनी लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें वो सभी मंडल आयुक्तों, डीसी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कोविड नोडल अफसरों के साथ बैठक करेंगे। मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव और डीजीपी को इस बैठक में खासतौर पर शामिल होना होगा। बता दें कि बीते दिन राज्य में 552 कोरोना के नए मामले मिले, जो पिछले 10 जून के बाद एक दिन में सबसे अधिक केस है।
कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे प्रसार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय टीम 9 को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना के ताज़ा हालातों के बारे में बताया है। साथ ही कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती करने के आदेश भी दिए हैं। जारी दिशा निर्देशों में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि संक्रमण की स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। बीते 24 घंटों में 1,93,549 सैंपलों की जांच में कुल 383 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसी बीच 31 लोग ठीक भी हो गए हैं। यूपी में वर्तमान में कोविड के कुल एक्टिव केस 1,211 है, जबकि 16,87,859 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसका पैटर्न ठीक उसी तरह है जैसा दूसरी लहर की शुरुआत में था। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,796 नए मामले सामने आए। मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। डीडीएमए ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है, जिसके तहत यमुना पार के कई इलाकों में ठेका, ढाबा और दुकान सील किए गए, जहां कोरोना नियमों की अनदेखी की जा रही थी। पिछले 2 दिनों में करीब 100 जगहों को सील किया गया। शराब की दुकानों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और अब यहां ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ने लगा है। नैनीताल जिले के सुयालबाड़ी में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय कंगरकोट में एक साथ 85 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया। एक साथ 85 छात्रों के संक्रमित पाए जाने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में आ चुका है। फिलहाल सभी बच्चों को स्कूल में ही आइसोलेट किया गया है। अब तक कुल 96 बच्चों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। बता दें कि पिछले दिनों 11 छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिन्हें अलग अलग हॉस्टल में आइसोलेट किया गया। इनकी देखभाल डॉक्टरों की टीम कर रही है। अहमदाबाद में पुलिस ने 31 की रात शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। 31 दिसंबर को शहर की पुलिस ने 260 लोगों के खिलाफ शराब के नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 8 महानगरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि नए साल के जश्न में कर्फ्यू शुरू करने के बाद पुलिस ने बिना मास्क के बाहर निकलने वाले 794 लोगों पर केस दर्ज किया। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में फ्रांस में कोरोना के 2,19,126 नए मामले सामने आए। इस तरह ये लगातार चौथा दिन है जब फ्रांस में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते काफी मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि नए मामलों में इजाफा हो रहा है। देश में 7 दिनों का कोरोना औसत भी 5 गुना बढ़ चुका है। वहीं कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट फ्रांस में तेजी से फैलने लग गया है। देश के नए मामलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की बड़ी हिस्सेदारी है। पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुताबिक कोरोना के नए मामलों में से 62% ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। ब्रिटेन और पुर्तगाल समेत कई यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से ही यहाँ प्रतिबंध लागू करने पड़े हैं। वहाँ के लोगों से गुजारिश भी की जा रही है कि वो मास्क लगाकर रखें। देश भर में अब कोरोना के 1,04,781 एक्टिव मरीज है। बेकाबू कोरोना की अगर बात की जाए तो शनिवार को मुंबई में 6,347, दिल्ली में 2,716, कोलकाता में 2,398 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट भी लगातार तबाही मचा रहा है। देश भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 1400 के पार हो चुकी है। सबसे ज़्यादा 460 मरीज महाराष्ट्र में हैं। देश में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को 24 घंटे में 22,775 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 6,347 नए मामले सामने आए। जिस स्पीड से मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए कंटेनमेंट जोन भी बढ़ते जाएंगे और कई और बिल्डिंग्स को भी बंद कर दिया जाएगा। इस समय मुंबई में 22,334 एक्टिव केस है। राहत की बात यहाँ पर यह है कि ज़्यादातर मरीजों में कोई भी गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वहाँ पर ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री देखने को मिल रही है और ना ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग संभव हो पा रही है।
गुजरात सरकार ने 7 जनवरी तक कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। इस बात की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने साझा की। गुजरात में ओमिक्रॉन से 19 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इसमें से 10 लोगों ने विदेश यात्रा की है, जबकि अन्य 9 ने कोई यात्रा नहीं की। इसी के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 97 हो गई। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में ओमिक्रॉन के 17 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बता दें कि पिछले हफ्ते कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ ही ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच गुजरात सरकार ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू की अवधि 2 घंटे तक बढ़ा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को त्रिपुरा का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे को लेकर राज्य में तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। राज्य में भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा बीएसएफ की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी राजधानी अगरतला में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नए साल की शुरुआत होते ही कई राज्यों में मौसम का मिजाज भी बदल गया है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी की चेतावनी दी है। नए साल के पहले हफ्ते में तापमान और ज्यादा गिर सकता है। इस बीच दक्षिण भारत में बारिश का दौर लगातार जारी है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उधर मध्य भारत के कई हिस्सों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसका असर 3 जनवरी तक जारी रहेगा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में पारा गिरेगा। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में ठंड भी बढ़ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक घना कोहरा रहने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल के पहले दिन दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में बदलाव हुआ है। इस दौरान दिल्ली का AQI 41 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 362 रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। हालांकि जो एक दिन पहले सिर्फ 321 ही रहा था। वहीं एनसीआर के शहरों की हवा भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुई है। दरअसल यूपी वेस्ट से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण शहर में तापमान लगातार गिर रहा है। इसके चलते लोकल लेवल पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसके साथ ही धूप निकलने की वजह से प्रदूषकों को छंटने में काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं बीते 24 घंटे में हवा में PM10 का स्तर रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली का AQI 362 रहा। हालांकि एनसीआर के ज़्यादातर शहरों में शामिल केवल ग्रेटर नोएडा की आबोहवा तेज़ी से काफ़ी खराब श्रेणी में रही है। फिलहाल यहाँ का भी AQI खराब कैटेगरी के हाई लेवल पर रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वहीं एनसीआर में सबसे खराब हालात दिल्ली के रहे हैं। ऐसे में दिल्ली का AQI 362 रहा तो फरीदाबाद का 309, गाजियाबाद का 352, ग्रेटर नोएडा का 281, गुरुग्राम का 340 और नोएडा का AQI 321 है। अयोध्या के सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी पर सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। राम मंदिर निर्माण के साथ देश में धार्मिकता का भी माहौल बढ़ता जा रहा है। अभी तक जहां नए साल मनाने के लिए युवा गार्डन में घूमना, विभिन्न प्रकार के पार्टियों को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो वही अब युवाओं में भगवान के प्रति आस्था भी बढ़ती जा रही है, जिसका नज़ारा अयोध्या में नए साल के मौके पर देखने को मिला। 1 जनवरी को सुबह से ही दूर दराज से युवा और उनके परिजन भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। नए साल 2022 का प्रारंभ हनुमान जी के प्रमुख दिन शनिवार से शुरू हुआ, इसलिए लाखों श्रद्धालु अपने परिवार के प्रति आस्था लेकर भगवान के दर्शन और भजन में लग गए, जिसको लेकर अयोध्या में लगभग 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं सिर्फ खानापूर्ति करते हुए ही नजर आई। अयोध्या के रास्तों पर वाहनों को रोक दिया गया, लेकिन लाखों की संख्या में मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। भीड़ देख करके कि भीड़ क्यों है, आज कुछ लोग तो नववर्ष बनाते हैं, जो ये नववर्ष से अंग्रेजी नववर्ष माना जाता है। हिंदी नववर्ष तो हम लोग के बाद में आएगा। साथ ही साथ लोग ज़्यादा प्रचार इसी में आते हैं और आसपास के लोग आज तेरस है। भगवान जो हमारे नागेश्वर नाथ जी हैं, उनका भी जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो एक तेरस के नाते और एक अंग्रेजी नववर्ष के कारण, और इसमें लोग बहुत आए और बहुत भीड़ हुई।
सुबह से लेकर के और दर्शन स्थल तक दर्शन 11 बजे बंद हुआ। उसके बाद और चला 11:30 बजे जा कर के भीड़ ख़त्म हुई। तब उसके बाद में जो लोग रह गए थे आरती हुई, आरती भोग लगने आरती के बाद वो जो प्रसाद है उसको प्रसाद वितरण किया गया। इसमें बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे रहे। गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर से कच्छ हाईवे पर वाराही के नजदीक सड़क के गड्ढे से बाइक और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। बाइक सवार की हादसे में मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि राधनपुर से कच्छ हाईवे सड़क की हालत बहुत ही खराब है। एक और राज्य के सड़क मंत्री सड़क के गड्ढों को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि 24 घंटों में सड़क की मरम्मत की जाएगी, लेकिन अभी भी सड़क की हालत वैसी की वैसी ही बनी हुई है। और शनिवार को भी इसी हाईवे पर सड़क के गड्ढे की वजह से युवती बाइक से गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई थी, जिसके चलते युवती के पति ने वाराही पुलिस थाने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। भारतीय मूल के 3 कनाडाई लोगों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि, समुदाय के प्रति समर्पण, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में मदद करने के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। कनाडा के गवर्नर जनरल की वेबसाइट पर बुधवार को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वेकुंटम अय्यर लक्षणम, रियल एस्टेट कारोबारी बॉब सिंह ढिल्लो उर्फ नवजीत सिंह ढिल्लो और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट का नाम उन 135 लोगों की सूची में शुमार है जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए फिलहाल के लिए न्यूज पॉइंट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।